जय हिंद साथियों, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। और आज का ये हमारा सेशन होने वाला है उन पे भारत शासन अधिनियम 1919 या फिर इसे हम पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। तो आइए इसे हम बहुत ही ईजी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही ईजी तरीके से इसका जो 1919 का जो अधिनियम है इसके हम कारण को जानेंगे कि आखिर 1919 का जो अधिनियम है यह क्यों लाया गया था, इसके पीछे कारण क्या था। जिस प्रकार से हमने यहाँ पे 1909 का जो अधिनियम है हमने बहुत ईजी तरीके से क्लियर कर लिया है, वैसे ही हम यहाँ पे आज 1919 का जो अधिनियम है इसको भी बहुत ही इजी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको यहाँ पे नोट तैयार करना है तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो भी बीए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनके लिए तो ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इससे जो कि प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे कुछ अन्य जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आप लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं, यानी ये सभी के लिए 1909 और 1919 का जो अधिनियम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता ही है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं और एक चीज़ को ध्यान समझेंगे और इसके पीछे का कारण को भी जानेंगे कि आखिर ये 1919 का जो अधिनियम है इसको क्यों लाया गया था। तो ध्यान से देखिएगा और समझते चलिएगा, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आइए इसको देखते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो चलिए इसे आसानी से क्लियर करते हैं और 1919 का जो अधिनियम है इसको आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1919 का अधिनियम, इसके पीछे के बैकग्राउंड को समझते हैं कि आखिर ये 1919 का जो अधिनियम है इसको क्यों लाया गया था। तो हमने आपको बताया कि अगर हम बात करते हैं 1905 का, तो 1905 में क्या हुआ था कि कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 1906 में, तो 1906 में क्या क्या हुआ था यहाँ पे, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी, जो कि मैं आपको 1909 के अधिनियम को बताते समय में ये सब सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है ना तो आप एक बार जरूर से देख लीजिएगा 1909, इस तरीके से आपको ये और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं 1919 में। तो देखिए सबसे पहले बंगाल का विभाजन हो गया था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, इसके बाद भाई क्या हुआ था कि 1919 की, ठीक है, यानी 1907 में अगर हम बात करते हैं 1907 में हो गया था सूरत अधिवेशन, जिसमें जो नरम दल थे और जो गरम दल थे दोनों के बीच में भाई क्या हो गया था, ब्रेकअप हो गया था, यानी दोनों लोग क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। ठीक है, इस प्रकार से समझिए। तो नरम दल और गरम दल जो थे 1907 के जो सूरत अधिवेशन है इसमें क्या हो गए थे, वो दोनों ही अलग हो गए थे। और अगर हम बात करते हैं 1909 की, तो 1909 में भाई क्या हो गया था, मुस्लिमों को यहाँ पे पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो है वो दे दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो ये तो भाई था यहाँ पे 1909 तक। अब देखिए, अब भाई जब इनको अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था तो आगे हम चलते हैं, जब 1916 की अगर बात आती है, ठीक है, 1916 की अगर हम बात करते हैं तो अब देखिए यहाँ पे 1916, अब 1916 की अगर हम बात करते हैं तो 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, 1916 में क्या हुआ था, तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और लखनऊ अधिवेशन में भाई क्या हुआ, चूंकि आपको पता होगा कि 1885 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कांग्रेस की स्थापना, और जो कि 1906 ईस्वी में यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई है। तो दोनों की जो कि अलग अलग यहाँ पे मंच मिल गया है, मुस्लिमों को एक अलग मंच मिल गया है यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना करके, और यहाँ पे 1885 में तो कांग्रेस है ही। ठीक है, तो इनको अलग से एक मंच मिल गया और दोनों जो है वो यहाँ पे स्थापना हो चुकी है। तो अब देखिए 1916 में क्या होता है कि दोनों, ये जो कांग्रेस है और जो मुस्लिम लीग है, दोनों क्या हो जाता है, दोनों एक हो जाता है, और जो गरम दल और नरम दल थे वो भी एक हो जाते हैं। ठीक है, यानी सारे लोग क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं 1916 के जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन, इसके दौरान। तो इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, नरम दल, गरम दल सभी के सभी क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। जो कि सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे वो यहाँ पे एक हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो भाई अब तो अंग्रेजों को डर लगने लगा, क्योंकि भाई अंग्रेज चाहते थे कि फूट डालो और राज करो, यानी दोनों को अलग अलग करो। मुस्लिमों के लिए अलग ही संस्था बना दी मुस्लिम लीग, और यहाँ पे कांग्रेस का तो अलग से है। ठीक है, यानी दोनों लोग अलग अलग रहेंगे, दोनों आपस में झगड़ेंगे और हम यहाँ पे शासन करेंगे। तो ये उनकी नीति थी। लेकिन हुआ क्या कि भाई 1916 में जब दोनों एक हो गए तो भाई अब इनको डर लगने लगा कि अब भाई हमारे साथ कुछ, हमको ये लोग यहाँ से भगा मत दे। ठीक है, यानी भारत से हम लोगों को यहाँ पे शासन करने ही नहीं देंगे। तो अब भाई यहाँ पे अंग्रेजों को डर लगने लगा, ठीक है, कि अब ये सभी लोग क्या हो गए, एक हो जाएंगे तो भाई हमारे लिए शासन करना तो मुश्किल हो जाएगा। तो अब भाई हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो इसी के दौरान 1916 में, 1916 के बाद हमारे क्या आ गया, 1919। ठीक है, 1919 में भाई क्या हो गया, यहाँ पे भारत शासन अधिनियम को यहाँ पे ला दिया गया, और भारत शासन जो अधिनियम यहाँ पे आया है, तो अब देखिए यहाँ शुरू होता है हमारा 1919 का अधिनियम। क्योंकि अब अंग्रेजों को भी भाई भनक लग गई थी कि अब ये जो सभी लोग जब एक में मिल जाएंगे तो हमारे लिए भाई दिक्कत हो जाएगा, हम यहाँ पे शासन जो है वो नहीं कर पाएंगे। और चूंकि कुछ पहले के भारतीय थे जो कि भारत में पहले रहते थे और वो गए थे इंग्लैंड में पढ़ने, तो भाई इंग्लैंड में भाई पढ़ रहे थे, तो वहाँ की जो शासन व्यवस्था, इंग्लैंड की जो शासन व्यवस्था है वो कुछ अलग ही थी, और यहाँ पे जो भारत में कुछ शासन व्यवस्था जो अंग्रेज सब चला रहे थे वो कुछ अलग ही थी। तो भाई इनको भी लग गया कि भाई अंग्रेज हमारे साथ कुछ ना कुछ खेला यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये सारी चीज़ें उनको भनक लग गई थी, और अंग्रेज भी भाई जान चुके थे कि अब ये हम लोग को यहाँ पे भगा देंगे यहाँ से। ठीक है,
तो इन्होंने क्या किया कि हमारे लिए यहाँ पे कुछ अधिकार ला दिए, ठीक है। 1919 के अधिनियम में हमको कुछ अधिकार दिया। इनका कहना ये था 1919 के अधिनियम में कि हम भारतीयों को क्या कर देंगे कि कुछ अधिकार को दे देंगे, ठीक है, जिससे वो भी यहाँ पे जो कि अपना कानून जो है वो बना सके, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अधिकार दिया गया, लेकिन ये जो अधिकार इन्होंने दिया था 1919 में, यह केवल नाम मात्र का अधिकार था, केवल यहाँ पे भुलवाने के लिए यहाँ पे अधिकार को दिया गया था। देखिए अभी यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए भाई क्या क्या अधिकार इनको दिए गए थे वो यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम, जिसको हम यहाँ पे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं। मोंटेग्यू जो थे इसमें सचिव थे, और जो चेम्सफोर्ड थे ये आपके वायसराय थे, ठीक है। तो चलिए अब आप यहाँ पे एक-एक पॉइंटों को चूँकि एकदम आराम से समझते चलिएगा और बहुत ईज़ी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे पहला जो हमारा दिया गया है कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना जो है वो कर दी गई थी, ठीक है। यानी केंद्र में, यानी जो केंद्र जैसे कि हमारे यहाँ पे केंद्र, तो केंद्र में क्या है, एक लोकसभा है इधर और यहाँ पे राज्यसभा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी केंद्र में द्विसदनात्मक, यहाँ पे हमारे पास भी यहाँ पे 2 सदन है, यहाँ पे एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। वैसे ही वहाँ पे भी उस समय में 1919 में केंद्र में भी द्विसदनात्मक विधायिका की जो कि स्थापना यहाँ पे कर दी गई थी, जो कि हमारे यहाँ भी है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि प्रांतों में भी, ठीक है, प्रांतों में भी यहाँ पे द्वैध शासन प्रणाली को शुरू कर दिया। यानी जो प्रांत थे, जैसे कि हमारे यहाँ पे राज्य हैं, उसी को यहाँ पे प्रांत पहले कहते थे, ठीक है। तो यानी जो ये राज्य हैं उसमें भी क्या कर दिया इन्होंने, द्वैध शासन को लगा दिया, ठीक है। यानी द्वैध शासन, इसमें कुछ आरक्षित विषय अपने पास में रख लिया, कुछ हस्तांतरित जो विषय थे वो भारतीयों को दे दिया, ठीक है। यानी केंद्र में और राज्य में दोनों में क्या कर दिया यहाँ पे इन्होंने अलग अलग जो की व्यवस्था कर दी। यानी प्रांतों में इन्होंने द्वैध शासन को लगा दिया और यहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था की जो की स्थापना यहाँ पे कर दी, जो कि आज भी यहाँ पे चल रही है, ठीक है। हमारे यहाँ पे आज भी चल रही है, कौन सी भाई, तो यहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए 2 पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गए। 1919 का अधिनियम जो भी आपसे पूछ दे, सबसे पहले आप बोलेंगे क्या कि इस समय में केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना हो जाती है, ठीक है, द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हो जाती है, और यहाँ पर द्वैध शासन जो है वो प्रांतों में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। द्वैध शासन प्रांतों में स्टार्ट हो जाता है, ये आपको क्लियर। आगे बढ़िए, आगे यहाँ पे विशेषताओं को समझ लेते हैं। विशेषताओं आपको जो कि लिखने के लिए आपको मिलता है, तो अगर आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग करना है तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया गया कि केंद्रीय बजट जो है उसको राज्य बजट से अलग कर दिया गया, ठीक है। यानी अलग कर दिया गया कौन सा भाई, तो केंद्रीय बजट और राज्य बजट, यानी दोनों बजट को जो है वो अलग कर दिया। केंद्र का बजट अलग रहेगा, राज्य का जो बजट है वो यहाँ पे अलग रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पे कर दिया गया था। उसके बाद भाई क्या हुआ था, उसके बाद हो गया कि लोक सेवा आयोग का यहाँ पे गठन भी कर दिया गया था। यानी 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा इसको। सबसे पहले क्या किया गया कि केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग कर दिया गया था दोनों को, और यहाँ पे लोक सेवा आयोग जो कि हमारे यहाँ पे यूपीएससी जिसे आप कहते हैं, ठीक है। यानी जो हमारा यूपीएससी है, ठीक है, उसी को हम यहाँ पे लोक सेवा यहाँ पे आयोग के नाम से जानते हैं। तो उस समय क्या हुआ था कि यहाँ पे गठन कर दिया गया था भाई किसका, तो लोक सेवा आयोग का यहाँ पे गठन कर दिया गया था। तो ये आपको क्लियर हो गया ना कि यहाँ पे केंद्रीय बजट राज्य बजट को दोनों को अलग कर दिया गया और लोक सेवा आयोग का यहाँ पे गठन जो कि कर दिया गया। अब आगे यहाँ पे देखिए, आगे यहाँ पे क्या कर दिया गया भाई, अगला हमारा पॉइंट है कि पहली बार, ठीक है, पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार यहाँ पे दे दिए गए। यानी पहली बार ये हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 1919 में पहली बार क्या हुआ था, महिलाओं को केवल, ठीक है, पुरुषों को नहीं, केवल महिलाओं को मत देने का अधिकार यहाँ पे दे दिया गया था। लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं, यहाँ पे सीमित मात्रा में मत देने का अधिकार जो है वहाँ पे दिया गया था, ठीक है। तो सीमित करने का मतलब है कि कुछ ही लोगों को, ठीक है, कुछ ही महिलाओं को यहाँ पे केवल यहाँ पे मत देने का अधिकार दिया गया था। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे 18 वर्ष जिसका भी पूरा हो गया भाई वो मत दे सकता है, ठीक है, यानी उसका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा, वो मत दे सकता है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय यहाँ पे किसके पास कितना धन है, ठीक है, ऐसे मतलब कि वहाँ पे मत देने का यहाँ पे जो कि प्रावधान जो है वहाँ पे किए गए थे, ठीक है। तो ये हो गया था, यानी पहली बार इसमें क्या हुआ था कि मत देने का यहाँ पे अधिकार किसको दिया गया था, तो महिलाओं को मत देने का अधिकार दे दिया गया था। तो हमने पहले भाई क्या देखा कि सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो केंद्रीय बजट है और राज्य बजट को अलग कर दिया गया था, और यहाँ पे लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार जो है वो दे दिया गया था, ठीक है। 3 चीज़ आपको क्लियर। आगे देखिए, आगे आपको यहाँ पे याद रखना है कि हिंदू मुस्लिम, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को यहाँ पे क्या कर दिया गया था, यहाँ पे अलग जो है पृथक निर्वाचन जो कि क्षेत्र यहाँ पे दे दिया गया था, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि 1909 में केवल मुसलमानों को यहाँ पे दिया गया था, लेकिन इसमें भाई क्या हो गया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है, सबको यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र जो है वहाँ पे दे दिया गया था। 1919 की अगर हम बात करते हैं तो 1919 में केवल और केवल मुसलमानों को, ये ध्यान रखिएगा, 1919 में केवल मुसलमानों को, लेकिन 19 का अधिनियम है इसमें सबको, यानी हिंदू हो जाए चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो, ठीक है, सबको यहाँ पे अलग जो कि निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पे की व्यवस्था जो है वो कर दी गई थी। तो ये आपको 4 पॉइंट क्लियर। पहले में केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग, लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया था, हिंदू मुस्लिम को यहाँ पे जो कि अलग जो कि यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था, और यहाँ पर क्या है भाई हमारा एक कि महिलाओं को मत देने का अधिकार भी दे दिया गया था, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे हमारे दिए गए
अब यहाँ पे ये तो भाई ये विशेषता में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1921 में आपको पता होगा कि यह 1919 में बना और 1921 में क्या हुआ कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो है ये हमारा लागू किया गया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा 1921 में लागू किया गया था, बस ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो भारत शासन अधिनियम है। तो अगला हमारे पे पॉइंट दिया गया है कि यहाँ पे अगला पॉइंट है कि अधिनियम का उद्देश्य भारतीय शासन में प्रतिनिधित्व या फिर उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करना। ठीक है, यानी इसका उद्देश्य 1919 का जो अधिनियम है इसका उद्देश्य यही है कि भारतीयों को के जो शासन है उसमें प्रतिनिधित्व करना, यानी हम भारतीय भी इसमें प्रतिनिधित्व जो है वो कर सकते हैं, या फिर जो उत्तरदायी शासन में सुनिश्चित करना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करने के लिए 1919 का जो अधिनियम है इसको लाया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यानी भारतीयों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, इसका मतलब यही है। ठीक है, और भारतीयों के द्वारा भी उसमें काम जो कि किए जाएंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आगे हमारे दिए गए कि अधिनियम केंद्र के साथ साथ प्रांतीय स्तरों पर यहाँ पे जो कि शासन में सुधार की व्यवस्था जो कि शुरुआत की गई। ठीक है, यानी केंद्र के साथ साथ यहाँ पे प्रांतों में भी यहाँ पे सुधार होने लगे, क्योंकि केंद्र में तो भाई द्विसदनात्मक थी ही, और जो कि प्रांतों में भी क्या हो गया था कि दो भागों में इसको बांट दिया गया था। यहाँ पे मतलब द्वैध शासन को लगा दिया गया था, जो कि मैंने आपको पहले यहाँ पे हेडिंग बताया। कोई भी आपको 1919 पूछे ना, सबसे पहले आप उसे ये बताइएगा कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना और प्रांतों में द्वैध शासन यहाँ पे लगा दिया गया था 1919 के अधिनियम के तहत। ठीक है, तो ये आपको क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं केंद्रीय सरकार। तो ऐसे मामले जो कि राष्ट्रीय महत्व के हो, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के हो या एक से अधिक प्रांतों या पे एक से अधिक प्रांतों से संबंधित हो, वो केंद्रीय स्तरीय द्वारा शासित होते थे। यानी जो भी यहाँ पे राष्ट्रीय महत्व के हैं और जो प्रांत जो एक से अधिक प्रांतों से, जैसे बम्बई, मद्रास, ये जो चीज़ें हैं यह केवल और केवल केंद्र के द्वारा यानी अंग्रेजों के द्वारा ही यहाँ पे शासित होते थे, यानी उनके द्वारा ही ये चलाए जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यानी उनके द्वारा यहाँ पे शासन जो है वो चलता था, जो भी राष्ट्रीय महत्व के हो या फिर जो एक से अधिक जो यहाँ पे प्रांत से संबंधित हो। ठीक है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पे बात है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि विदेशी मामले हो जाए, ठीक है, ये अपने पास में रखते थे केंद्र में, रक्षा हो जाए, राजनीति यहाँ पे संबंध हो जाए, सार्वजनिक ऋण, ठीक है, नागरिक और यहाँ पे आपराधिक कानून, संचार सेवा जो है वो सब किसके पास होता था, तो भाई केंद्र के साथ पास ही होता था। ठीक है, यानी केंद्र लेवल पे होता था। ठीक है, आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे दिए गए इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधायिका को जो कि अत्यधिक शक्तिशाली और जवाबदेह बनाया गया। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस अधिनियम के तहत, यानी जो 1919 का जो अधिनियम है इसके तहत जो केंद्रीय विधायिका थी, जो केंद्र में जो विधायिका थी, उसमें क्या कर दिया उसको कि अधिक शक्तिशाली बना दिया गया और वहाँ पे जवाबदेह भी बना दिए गए। ठीक है, यानी उनको अधिक जो कि पावर यहाँ पे दे दी गई। ठीक है, ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पे दिए गए, और इस अधिनियम ने गवर्नर जो जनरल था, ठीक है, गवर्नर जनरल जो था उसको मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी जो कि बना दिए गए। ठीक है, यानी जो गवर्नर जनरल था वो केंद्र में, और जो केवल गवर्नर था वो यहाँ पे राज्य में हो जाता था, यानी प्रांतों में हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यानी 1919 के जो अधिनियम के तहत यहाँ पे जो केंद्र में क्या है कि जो गवर्नर जनरल थे उनको यहाँ पे कार्यकारी जो प्राधिकारी है यहाँ पे बना दिया गया था। ठीक है, आगे यहाँ पे भाई क्या हुआ था कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, अब देखिए यहाँ पे भारतीयों को शामिल करना यहाँ पे स्टार्ट किया गया। ठीक है, कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थे उसमें 8 जो कि सदस्यों को शामिल किया गया था, शामिल करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, जिसमें से 3 क्या थे, भारतीय सदस्य थे। ठीक है, 3 क्या थे भाई, तो भारतीय सदस्य थे। अब जिस प्रकार से तो यानी 1909 की अपेक्षा, ठीक है, 1909 की अपेक्षा 1919 का जो अधिनियम हमारा है, ठीक है, 1919 का जो अधिनियम है इसमें क्या किया गया कि 1909 की अपेक्षा इसमें 3 गुना जो कि भारतीयों को शामिल किया गया है। ठीक है, अब भाई देखिए, अब यहाँ पे ये मत समझिएगा कि 3 गुना माने बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा का मतलब नहीं है। 3 गुना मतलब कि पहले यहाँ पे 1909 में 1 को शामिल किया गया था, अब यहाँ पे 3 को शामिल कर दिया गया। ठीक है, 3 को शामिल कर दिया गया 1919 में। बस यही इसमें है, ज़्यादा इसमें ब्रांड लेवल पे इन्होंने जो कि यहाँ पे सिलेक्शन नहीं किया है भारतीयों का। ठीक है, बस यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 को केवल यहाँ पे शामिल किया गया है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यानी कि ये मतलब समझ लीजिएगा कि बहुत ही ज़्यादा, यानी 3 गुना मतलब कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भारतीयों को शामिल कर दिया गया होगा 1919 में। ऐसा कोई भी बात नहीं है, 1909 में 1 हो और यहाँ पे 1900 जो 19 है उसमें 3 को यहाँ पे शामिल जो कि कर दिया गया था। ठीक, आगे यहाँ पे दिया गया है कि विधानमंडल में सुधार। अब देखिए विधानमंडल में भाई क्या क्या सुधार किए गए, तो विधानमंडल में भाई क्या सुधार हुआ था, यानी प्रांतों में भाई क्या सुधार हुआ था उसको आप देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि प्रांतों में यानी राज्यों में हमारे जैसे कि हम लोग का यहाँ पे विधानमंडल है राज्यों में, वैसे यहाँ पे विधानमंडल था। ठीक है, तो विधानमंडल जैसे, तो इसमें अधिनियम के में यहाँ पे द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई। ठीक है, यानी विधानमंडल जो था उसमें भी यहाँ पे द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई, जिसमें से निम्न सदन जो था, जैसे हमारा भी यहाँ पे निम्न सदन है और उच्च सदन है। ठीक है, तो यहाँ पे निम्न सदन लोकसभा में और उच्च सदन जो है वो राज्यसभा में। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे हमारा है वैसे यहाँ पे निम्न सदन और निम्न सदन है और उच्च सदन में इसको यहाँ पे जो कि शामिल किया गया था, जिसमें निम्न सदन को क्या कहा जाता था, निम्न सदन को यहाँ पे केंद्रीय विधानसभा और यहाँ पे जो उच्च सदन था इसको यहाँ पे राज्य परिषद के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी
ये आप ध्यान रखिएगा कि विधानमंडल में भाई क्या क्या सुधार किए गए। तो इसमें द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, यानी द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। और इसमें क्या हुआ कि जो निम्न सदन था इसको यहाँ पे केंद्रीय विधानसभा, और जो उच्च सदन था इसको यहाँ पे राज्य परिषद के नाम से यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, तो बस ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें कुछ भी किया नहीं गया था। तो विधानमंडल में द्विसदन जो कि यहाँ पे बना दिए गए थे, जिसमें निम्न सदन और उच्च सदन हो गया था, जिसे हम केंद्रीय विधानसभा या फिर राज्य परिषद के नाम से जानते हैं। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, आगे देखिए। तो देखिए इनको क्या अधिकार दिया गया था यहाँ पे भारतीयों को केंद्रीय विधानमंडल में। तो केंद्रीय विधानमंडल में भाई इनको दिया गया था कि जो भी सदस्य केंद्रीय विधानमंडल में हैं, वो राज्य से क्या कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे पूरक प्रश्न को पूछने, और यहाँ पे स्थगन प्रस्ताव को पारित करने, और यहाँ पे बजट के हिस्से पर मतदान करने का अधिकार यहाँ पे दे दिया गया था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1909 का जो अधिनियम था उसमें बजट पर जो कि मत देने का अधिकार यहाँ पे नहीं दिया गया था, लेकिन 1919 का जो अधिनियम आया इसमें यहाँ पे बजट पर मत देने का भी अधिकार जो है वहाँ पे दे दिया गया था। और 1919 में देखिए 1919 में भी यहाँ पे प्रश्न पूछने का अधिकार था, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था, और यहाँ पे प्रस्ताव को पारित करने का अधिकार था। लेकिन ये बजट का जो मत देने का अधिकार है केवल और केवल यहाँ पे 1919 में यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा 1919 में यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कि यहाँ पे बढ़ाया गया था, यहाँ पे जो मत देने का अधिकार है यानी बजट पर, उसको यहाँ पे बढ़ा दिया गया था, यानी उसको यहाँ पे दे दिया गया था अधिकार। लेकिन अब देखिए अब आगे जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि बस केवल ये भुलवाने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन बजट जो है उस पे 75% हिस्से पर मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, अब भाई देखिए 100% में से 75% पर कोई भी मतदान करने का इनको अधिकार जो है वो नहीं था। ठीक है, तो भाई इसमें क्या इन लोगों ने क्या भाई दिया। ठीक है, केवल यहाँ पे उनके लुभाने के लिए यहाँ पे इसको एगो लाया गया है। ठीक है, ये कि यहाँ पे उनको बजट पर मतदान करने का अधिकार दे दिया गया, और यहाँ पे पूरे प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया, यानी कि बस केवल लग रहा है कि ऐसे बहुत ही ज्यादा इनको अधिकार दिए गए अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसमें 75% जो है हिस्से पर अधिकार प्राप्त ही नहीं इनको, जो 75% हिस्सा है उस पर कुछ भी कर ही नहीं सकते हैं भारतीय। ठीक है, तो भाई इसमें क्या मतलब रहेगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए, आगे यहाँ पे बात किया गया कि विधायिका यानी जो विधायिका इसमें गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद में कोई नियंत्रण नहीं था। अब भाई भारतीयों का कोई भी नियंत्रण ही नहीं था, जो गवर्नर जनरल थे या फिर जो उसकी कार्यकारिणी परिषद थी। ठीक है, उसमें कोई भी नियंत्रण नहीं था। तो भाई भारतीयों को कोई भी नियंत्रण ही नहीं है, तो भाई अब वो क्या कर रहे हैं, क्या कानून बना रहे हैं, ऐसा कोई भी पता चल पाएगा, कभी भी नहीं पता चल पाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद से कोई भी नियंत्रण यहाँ पे नहीं था भारतीयों का। ठीक है, आगे देखिए आगे यहाँ पे निम्न सदन में 145 सदस्यों को यहाँ पे शामिल किया गया था, जिसमें से 41 जो थे वो मनोनीत होते थे। ठीक है, और इसमें से भी यहाँ पे 26 जो अधिकारी हैं, और यहाँ पे 15 जो है वो गैर जो कि सरकारी अधिकारी थे। ठीक है, आगे देखिए अगला यहाँ पे दिए गए कि जो 104 यहाँ पे बचे हुए वो निर्वाचित होते थे, यानी 145 में से ये जो हमारे 41 है वो तो यहाँ पे मनोनीत किए कर दिए जाते थे, और जो हमारे 104 बचे ये निर्वाचित होते थे, जिसमें से 52 जो है गवर्नर जो जनरल है वो हो जाते थे, और 30 जो है वो मुस्लिम, और 2 जो है वहाँ पे सिख, और 20 जो होते थे विशेष हो जाते थे। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल था वहाँ पे 3 वर्ष के लिए था। यानी जो निम्न सदन है जो कि हमारा इस समय के यहाँ पे लोकसभा है, तो निम्न सदन में यहाँ पे कार्यकाल जो था उस समय 30 वर्ष था। ठीक है, और 145 सदस्य थे, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे है यहाँ पे उच्च सदन में भाई क्या हुआ था, तो उच्च सदन में यहाँ पे 60 सदस्यों का शामिल किया गया था, और इसमें से जो 34 थे वो निर्वाचित होते थे, और इसमें भी जो 26 थे वहाँ पे मनोनीत किए जाते थे। ठीक है, यानी 34 निर्वाचित और जो 26 है वहाँ पे मनोनीत होते थे। ओके, और यहाँ पे कार्यकाल जो है यहाँ पे 5 वर्ष था, यानी निम्न सदन में 3 वर्ष, और यहाँ पे जो उच्च सदन है उसमें 5 वर्ष का कार्यकाल जो है वो यहाँ पे होता था। ठीक है, आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आप आगे पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखिए इन्होंने भाई किया क्या है। ठीक है, बस केवल यहाँ पे भुलवा रहे हैं हम लोगों को। देखिए आगे यहाँ पे देखिए कि भारतीय विधायिका भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को बदल या फिर उलट नहीं सकते थे। ठीक है, यानी जो भी भारतीय विधायिका यानी जो ब्रिटेन में जो यहाँ पे जो बनाए जा रहे हैं संसद द्वारा, ब्रिटेन की जो संसद द्वारा जो भी यहाँ पे कानून यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, बना करके यहाँ पे भारतीयों पे यहाँ पे भारत में ले जाकर लागू किया जा रहा है, उसमें आप कोई भी यहाँ पे फेरबदल नहीं कर सकते हैं, यानी वो कानून को आप कोई भी बदल नहीं सकते हैं फिर उलट नहीं सकते। ठीक है, यानी जो भी आएगा वहाँ से कानून बन के वो यहाँ पे भारत में लागू होगा ही होगा। ठीक है, तो ये जो कि यहाँ पे लाई गई थी विशेषता। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये हमारे कहाँ पे, तो यहाँ पे केंद्र में, ठीक है, और राज्यों में। आगे देखिए, आगे हम बात कर लेते हैं प्रांतों में। प्रांत में भाई क्या हुआ था, तो प्रांतों में हम बात कर लेते हैं, यानी प्रांत स्तरीय सरकार के बारे में समझेंगे। तो प्रांत स्तरीय सरकार में भाई क्या था, तो इसमें विशिष्ट विषय जो कि शामिल थे। अब भाई विशिष्ट विषय शामिल थे एक विशिष्ट प्रांत से संबंधित। ठीक है, यानी इसमें भाई क्या था कि वे विषय शामिल थे जो कि एक विशिष्ट प्रांत से संबंधित हो। ओके, अब इसमें ध्यान से समझिएगा भाई कौन कौन से विषय शामिल है। ओके, देखिए पहले यहाँ पे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य हो जाएगा, और यहाँ पे स्थानीय स्वशासन हो जाएगा, शिक्षा, यहाँ पे सामान्य जो कि प्रशासन हो जाएगा, कृषि, चिकित्सा, यहाँ पे सुविधाएं, जो राजस्व है, और यहाँ पे जल आपूर्ति और कानून को यहाँ पे शामिल जो कि किया गया था प्रांतों में। ओके, आगे देखिए, आगे यहाँ पे दिया गया कि इस अधिनियम के तहत
प्रांतीय जो स्तरीय है सरकार जो है उसमें जो कार्यपालिका है हेतु द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कर दी गई थी। यानी प्रांतों में क्या कर दिया गया था, द्वैध शासन को यहाँ पे स्टार्ट जो कि कर दिया गया था। जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दो काम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, केंद्र में यहाँ पे द्विसंधात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई थी और दूसरा जो है यहाँ पे प्रांतों में द्वैध शासन यहाँ पे लगाया गया था 1919 के अधिनियम के तहत। ये एकदम दिमाग में अपने बैठाए रहेगा। ओके, आगे क्या है देखिए, आगे यहाँ पे है कि द्वैध शासन में 8 प्रांतों में लागू किया गया था। यानी जो द्वैध शासन है वो यहाँ पे 8 प्रांतों में केवल लागू किया गया था। भाई कौन कौन सा, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ देता है। देखिए, असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, पंजाब, मद्रास, बॉम्बे और यहाँ पे जो कि इसमें द्वैध शासन के तहत यहाँ पे प्रांतीय सरकार से अधिक जो कि अधिकार यहाँ पे प्रदान किए गए थे। ठीक है, यानी ये कुछ यहाँ पे द्वैध शासन के तहत यहाँ पे 8 जो कि प्रांतों को यहाँ पे लागू किया गया था। 8 प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया था जो बड़े प्रांत थे। जैसे भाई कौन कौन सा जगह, जैसे यहाँ पे असम, बिहार, जैसे 1764 के बाद यहाँ पे जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी है वो अंग्रेजों को मिल गई थी। वैसे आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा केवल कि असम में यहाँ पे हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, केवल आप इसको ध्यान रखिएगा, कैसे भी इसको याद करिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा, मध्य प्रांत यानी जो मध्य वाला भाग हो जाएगा और संयुक्त प्रांत, पंजाब, बॉम्बे और यहाँ पे मद्रास। ठीक है, इन सारी चीज़ों में यहाँ पे 8 प्रांतों में करके यहाँ पे द्वैध शासन को यहाँ पे लगा दिया गया था। ओके, तो ये 8 प्रांत आपको ध्यान रखना है कि किस में द्वैध शासन को यहाँ पे लगाया गया था। आगे देखिए, आगे यहाँ पे बात करना है आपको कि विषयों की बात कर लेते हैं। तो विषयों में भाई क्या है, 2 विषय थी यहाँ पे, एक था हमारा जो कि स्थानांतरित विषय और एक था हमारा यहाँ पे आरक्षित विषय। यानी जो आरक्षित विषय थे ये भाई कौन से थे, तो ये अंग्रेजों के पास थे। यानी जो भी अच्छे विषय थे ना वो अंग्रेज अपने पास रख लिए थे और जो आरक्षित विषय, हस्तांतरित जो विषय थे ना वो हम लोगों को दे दिया, यानी भारतीयों को दे दिया गया था। ठीक है, तो यानी आरक्षित विषय जो है वो अंग्रेजों के पास, हस्तांतरित विषय जो है वहाँ पे भारतीयों के पास आ गए थे। तो अब इसको ध्यान से देखिए, आगे हम पे एक एक चीज़ को समझते हैं। ओके, देखिए ध्यान से, आरक्षित सूची में हम बात कर लेते हैं। आरक्षित सूची में शामिल विषयों को गवर्नर द्वारा नौकरशाही यहाँ पे कार्यकारिणी परिषद के द्वारा यहाँ पे माध्यम से जो है किया जाता है। ठीक है, यानी ये जो आरक्षित विषय थे उसको गवर्नर के जो नौकरशाही है, ठीक है, जो गवर्नर द्वारा जो नौकरशाही काम कर रहे हैं उनकी कार्यकारिणी परिषद द्वारा यहाँ पे नियंत्रित किया जाता था। अब भाई इसके तहत भाई कौन कौन से विषय शामिल है, जिसमें यहाँ पे अच्छे जो विषय हैं वो शामिल किए गए। जैसे आप देखिए ये कितने अच्छे विषय हैं देखिए, सबसे पहला यहाँ पे कानून को शामिल कर दिए गए, व्यवस्था, कानून व्यवस्था शामिल कर दिए गए, और जैसे वित्त को शामिल कर दिया, यानी पैसे को भी शामिल कर दिए गए, भू राजस्व, सिंचाई आदि ये जो कि यहाँ पे शामिल कर दिए गए थे, जो कि एक अच्छे विषय। अब भाई ये जो कानून है ये अंग्रेजों के हाथ में अभी भी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो भी अच्छे विषय हैं जिसपे कानून बनाना है वो अपने पास यहाँ पे अंग्रेज रख लिए हैं और जो भाई बेकार सब्जेक्ट हैं उनको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भारतीयों को दे दिए गए। ठीक है, तो बस आप यहाँ पे आगे अभी देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपको कानून व्यवस्था को ले लिया गया, वित्त यानी पैसा से संबंधित यहाँ पे जो कि जो प्रावधान है ये भी इन्होंने अपने में जो कि रख लिया, अपने पास ही रख लिया, और भू राजस्व को भी अपने पास में रख लिया, यानी भूमि से जो यहाँ पे पैसा जो कि प्राप्त होगा वो भी इन्हीं के पास है। ओके, आगे देखिए, आगे आप देखिए हस्तांतरित विषयों से संबंधित। ठीक है, हस्तांतरित विषयों से संबंधित भाई क्या हुआ था, तो हस्तांतरित विषयों में जो शासन है वहाँ पे गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह पर यहाँ पे करता था। ठीक है, यानी इसके तहत ये जो गवर्नर था यहाँ पे भारतीय मंत्री जो थे, यानी भारतीयों के द्वारा यहाँ पे, अब देखिए छोटा सा बहुत अधिकार दिए गए यहाँ पे भारतीयों के द्वारा, यहाँ पे मंत्रियों के द्वारा यहाँ पे सलाह जो कि यहाँ पे दिया जाता था गवर्नर को कि ये जो कि काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हस्तांतरित विषय में जो भारतीय जो मंत्री कहेंगे वो यहाँ पे काम होता था। तो इसमें भाई कौन कौन सा सब्जेक्ट शामिल है उसको आप देख लीजिए। तो इसमें यहाँ पे शिक्षा शामिल है, स्वास्थ्य शामिल है जिसका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, हम लोग भाई शिक्षा स्वास्थ्य भाई हम अपने खुद देख लेंगे। तो इसमें आप भाई देखिए अंग्रेजों ने भाई क्या क्या सब्जेक्ट दिया है वो आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर शिक्षा दे दिया है, स्वास्थ्य दे दिया है, उद्योग दे दिया कि हम लोग, तुम लोग उद्योग चलाओ, शिक्षा चलाओ, कानून हम संभालेंगे, और यहाँ पे जो यहाँ पे पैसा है वो सब हमें कलेक्ट करेंगे। बस केवल तुम लोग क्या करो कि शिक्षा को देखो, स्वास्थ्य को देखो, उद्योग को देखो, स्थानीय जो प्रशासन है उसको देखो, कृषि उत्पाद, यहाँ पे शुल्क, ये सारी चीज़ें जो है जो हस्तांतरित विषय है, जो कि बिना काम के विषय है। ठीक है, ये सारी यहाँ पे दी दी गई थी भारतीयों को। और जो अच्छे विषय थे, जो कानून पे, जो कानून बनाना है या फिर वित्त से संबंधित, जो पैसे से संबंधित है, वो सब अपने पास रख लिए थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 विषय यानी हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यही आपको एग्जाम में लिखना भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1919 का अधिनियम के तहत। आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या भाई क्या किए थे, आगे यहाँ पे दिया गया, इसको आप यहाँ पे डबल स्टार यहाँ पे लगा के लिख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए इन्होंने किया क्या है कि राज्य जो सचिव है, ठीक है, राज्य सचिव और जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, ये जो गवर्नर जनरल और जो राज्य सचिव है ये दोनों ही आरक्षित विषयों के संबंध में हस्तक्षेप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हस्तांतरित जो सब्जेक्ट है जो भारतीयों को दिए गए हैं
उस पे ये लोग कोई भी हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। यानी इस पे हस्तक्षेप करने का अधिकार जो है इनको प्राप्त नहीं है। अब देखिए इनकी भाई चाल क्या है कि यानी इनका कहने का मतलब यही है कि जो राज्य के सचिव हैं और जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, ये आरक्षित विषयों के संबंध में यहाँ पे पूछताछ कर सकते हैं, यानी उसमें हस्तक्षेप जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जो हस्तांतरित जो है उसमें कोई भी जो कि हस्तक्षेप करने का अधिकार जो है इनको प्राप्त नहीं है। यानी ये कानून में हस्तक्षेप कर सकते हैं, यहाँ पे वित्त जो यहाँ पे पैसे से संबंधित मामला है उसमें भी यहाँ पे बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग को जो दिया गया यहाँ पे हस्तांतरित विषय, जिसमें यहाँ पे स्थानीय स्वशासन आ जाएगा, या फिर जो आपके यहाँ पे सिंचाई उत्पाद आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो स्वास्थ्य आ जाएगा, इसमें ये लोग कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी ये सब भारतीय तुम लोग संभालो, ठीक है, हम इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं आप भाई इनकी चाल क्या है, यानी कुछ अधिकार ये लोग दिए वो नहीं रहे हैं, केवल बुलवा रहे हैं इसमें। तो बस यही था यहाँ पे 1919 का अधिनियम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये इसमें भारत शासन जो अधिनियम है इसमें आखिर किया क्या गया है, ठीक है। जो भी अधिकार दिए गए बहुत ही सीमित मात्रा में अधिकार दिए गए, ज़्यादा कुछ अधिकार नहीं दिए गए, ओके, भारतीय को। तो बस आज की वीडियो में इतना देते हैं। आई होप आपको पूरा बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। इसकी प्रमुख विशेषताएं इसको एक बार दो बार जब देखेंगे आपको आसानी से जो है क्लियर हो जाएगा। और इसमें देखिए बस आपको मुख्य रूप से दो ही चीज़ याद रखनी है, ठीक है, कि केंद्र में आपको द्विसंधात्मक जो विधायिका है इसकी स्थापना कर दी गई थी, प्रांतों में द्वैध शासन को लगा दिया गया था। और जो प्रांतों में द्वैध शासन है जिसमें केंद्र के पास जो प्रांत में जो द्वैध शासन है उसमें जो आरक्षित विषय है और हस्तांतरित विषय है, दो भागों में उसको बांट दिया गया था। जिसमें आरक्षित विषय जो है वो अंग्रेज अपने पास रख लिए थे, हस्तांतरित जो है वो भारतीय को दे दिए गए थे, ठीक है। और इसमें जो आरक्षित है उसमें यहाँ पे जो वित्त हो गया है, फिर जो पैसे से रिलेटेड मामला हो गया, भू राजस्व हो गया, और यहाँ पे कानून जो हो गया, ये सब आरक्षित विषय में आ जाएंगे। और जो हस्तांतरित है, हस्तांतरित में आपके जो स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, ये सारी चीज़ें हस्तांतरित में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट था, ओके। और ये जो अब मैंने आपको यहाँ पे आगे कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो यहाँ पे विशेषताएं बताएं हैं, ये सब आपको यहाँ पे नोट कर लेना है और इसी को यहाँ पे ध्यान से आपने देख लेना है, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। आई होप आपको आसान तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड जय हिंद, वंदे मातरम।